डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द इंटरेक्टिव फिजिक्स विद संदीप। और हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कवर कर चुके हैं अप टू द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ने हमें पिछली बारी हेल्प की थी ताकि हम दो चार्जेस के बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकें। कूलम्ब्स लॉ एक मैथमेटिकल लॉ है। कूलम्ब्स लॉ को हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक फिजिकल लॉ है। कूलम्ब्स लॉ ने हमें एक फॉर्मूला दिया कि अगर दो चार्जेस किसी मीडियम के अंदर प्रेजेंट हैं तो उनके बीच की फोर्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसका फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। हमने ये भी समझा कि ये फोर्स इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड और इन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, और साथ ही साथ ये इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि आपको इसके कॉन्सेप्ट की और भी डेप्थ में लेके जाएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं कैरिंग द इक्वल चार्जेस। इनके पास चार्जेस भी इक्वल हैं। रिपेल ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई है। व्हेन सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच अदर। ये फोर्स एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लग रही है और ये डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम +1 में पड़ा था, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो इलेक्ट्रॉन कितने मिस हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं तो डेफिनेटली है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मिस हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए होंगे। तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम? सबसे पहली अजम्पशन, हेयर Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू Q। ये मान लेते हैं कि क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो Q1 और Q2 Q के बराबर है। R, इनके बीच का डिस्टेंस इज 5 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। सो द फोर्स गिवन इज F is equal to 3.7 into 10⁻⁻9 न्यूटन। ये गिवन है। आगे अब हम कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब हम Q1 की जगह क्या लिख देंगे? Q लिख देंगे, और Q2 की जगह भी क्या लिख देंगे? हम Q लिख देंगे, और बाकी टर्म्स को हम एज इट इज रहने देंगे। बाय द क्वांटाइजेशन, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, Q चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया। तो हम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगा देंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। यहाँ पर मेरे पास N क्या है? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिमूव हो गए हैं। एंड व्हाट इज E? E हमारे पास क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल चार्ज होता है। और जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है। अब हम ऊपर वाली फोर्स के अंदर Q को रिप्लेस कर देते हैं NE से, तो हमारा एक्सप्रेशन अब क्या आ जाएगा? F will be now equal to Q स्क्वेयर अपॉन 4πε0 R स्क्वेयर, और Q स्क्वेयर की जगह मेरे पास आ जाएगा N स्क्वेयर E स्क्वेयर 4πε0 इंटू R स्क्वेयर। अब हम जितनी भी वैल्यूज गिवन हैं उन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फोर्स हमारे पास गिवन है, हमारे पास डिस्टेंस चार्जेस के बीच का ये भी गिवन है, हमारे को E की वैल्यू पता है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वेयर। 1/4πε0 कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹। अब हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और इससे हमें क्या चीज़ निकालनी है? N स्क्वेयर। और N स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके क्या आ रही है? 4। तो N कितना आ गया? 2। तो हम क्या कहेंगे फाइनली कि हमारे पास इन दोनों पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, तभी ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट अ डिस्टेंस d इज f, इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो f है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी केप्ट, मतलब कि हम अब इसको कितने डिस्टेंस के ऊपर रख दें सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स f/3। अब दिमाग लगाते हैं, देखिए अगर हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ रहे हैं तो आपके दो ही कंडीशन के अंदर फोर्स चेंज होगी, मीडियम चेंज करोगे या फिर डिस्टेंस चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स डिक्रीज हो रही है तो मीडियम हमारे दिमाग में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मीडियम का जिक्र नहीं हो रहा है तो हम मीडियम के बारे में नहीं सोचेंगे। ये चार्जेस वैक्यूम में ही थे, वैक्यूम में ही रहेंगे, लेकिन हम डिस्टेंस को चेंज करके फोर्स को F से क्या कर देंगे, F/3। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो हमारे पास एज पर इंफॉर्मेशन द फोर्स इज 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। पहला पॉइंट है देयर इज नो चेंज इन द मीडियम, तो ये 1/4πε0 में कोई चेंज नहीं आएगा। लेट आर न्यू बी इक्वल टू आर डैश, मुझे डिस्टेंस चेंज करना है, ये मेरे पास आ गया सेकंड पॉइंट। देयरफॉर इस वजह से मेरी नई फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, मेरी नई फोर्स आ जाएगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0, मीडियम चेंज नहीं हुआ है, और नया डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर डैश का स्क्वायर। और ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। नाउ गिवन दैट द न्यू फोर्स इज इक्वल टू F/3, जहाँ पर F जो मेरे पास फोर्स है ये मेरे पास यहाँ पर ओल्ड फोर्स है, जो कि पुरानी फोर्स है। हेंस इस वजह से मैं यहाँ पर एफ न्यू की जगह क्या पुट कर दूंगा, मैं एफ न्यू की जगह पुट कर दूंगा F/3 Q1 Q2/4πε0 r डैश का स्क्वायर। ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एफ, कौन सी एफ, पुरानी एफ, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने सबसे पहले लिखी इनटू द फोर्थ नंबर इक्वेशन, जो कि जस्ट ऊपर लिखी गई इक्वेशन है। इसमें जैसे ही हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये f की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास f न्यू की वैल्यू है। और जैसे हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वेट करेंगे, Q1 Q2 का प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, 1/3 r का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r डैश का स्क्वायर। तो अगर हम इनका रूट ले लेंगे तो मेरे पास नया डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, √3 टाइम्स r। तो डिस्टेंस √3 टाइम्स बढ़ गया, मीडियम में कोई चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स रिड्यूस होगी, F से F/3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब कि मेरे पास एक चार्ज है Q, इसको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। जैसे कि आपके पास अगर कोई चॉकलेट है तो आप किसी के साथ बांट रहे हो, तो कुछ हिस्सा आपके पास रहेगा कुछ उसके पास जाएगा। into the two parts so that the force between them for some separation is maximum। यहीं पर ये क्वेश्चन आपको एक हिंट दे रहा है कि इन चार्जेस को कुछ ऐसे बांटना है कि डिस्टेंस को नहीं चेंज करना, आप उस डिस्टेंस को जो है जनरल मान के चलिए, सिर्फ चार्जेस की वैल्यू पे ध्यान दीजिए कि चार्जेस को कुछ ऐसे बांटना है ताकि उनकी बीच की फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। डिस्टेंस को आपने कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि तभी वो बोल रहा है फॉर सम डिस्टेंस, यानी कि कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। फाइंड देयर वैल्यूज, यानी कि ये जो दो चार्जेस आ रहे हैं इनकी वैल्यूज को आपने निकालना है। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा, लेट द चार्ज Q बी डिवाइडेड एज x, तो दूसरा क्या होगा Q - x,
Q में से x निकाल दोगे तो क्या बचेगा, Q माइनस एक्स, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, और इनको हमने r डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। द फोर्स बिटवीन देम, तो इन चार्जेस के बीच की फोर्स क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू के Q माइनस एक्स, पहला चार्ज x, दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ये कूलम्स लॉ है। के क्या चीज है यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर द मैक्सिमम फोर्स, अगर मैं चाहता हूँ कि ये फोर्स मैक्सिमम हो जाए तो dF/dx इज इक्वल टू 0। ये मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम है। अगर कोई चीज मैक्सिमम हो जाती है या मिनिमम हो जाती है तो उसमें फर्दर चेंज आना बंद हो जाता है, तभी तो वो मैक्सिमम हुई ना। अगर उसमें और भी चेंज आ सकता होता तो वो फिर हम बोलेंगे कि अभी इसमें मैक्सिमम आना बाकी है। तो जब कोई पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है तो उसमें डिफरेंस आना बंद हो जाता है, तो तभी हम उसकी डिफरेंशिएशन, जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड करती है उसके हिसाब से उसकी डिफरेंशिएशन को हम जीरो कर देते हैं। मतलब इसमें अब x के हिसाब से डिफरेंस आना बंद हो गया, यानी कि अब फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हेंस अब हम इस फोर्स को फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, F इज इक्वल टू के क्यू एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। तो अब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं तो k अपॉन आर स्क्वेयर बाहर आ जाएगा। सो वी हैव d बाई डी एक्स ऑफ क्यू एक्स, तो ये हमारे पास क्यू एक्स पहली टर्म है माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो ये जिन बच्चों को नहीं पता लग रहा है वो थोड़ा देख सकता है कि ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है। ये टर्म हमारे पास आ रही है Q इंटू एक्स एंड x इंटू एक्स, ये टर्म यहाँ से आ रही है। तो पहली टर्म हमारे पास आ गई क्यू एक्स और दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास क्यू एक्स की डिफ्रेंसिएशन किसके बराबर आ जाएगी, क्यू के बराबर। एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंसिएशन किसके बराबर आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर के बराबर आ जाएगी। और इसको फर्दर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हमारे पास अब यहाँ पर आ गया वी हैव x इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पर x विल बी इक्वल टू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, q बाई 2 के बराबर आ जाएगा। सो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो चार्ज है, ये चार्ज हमारे पास क्या हो रहा है, ये चार्ज हमारे पास यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। और हमारे पास पहला हिस्सा क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2, और दूसरा भी क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2। इस क्वेश्चन को टीचर ऐसे भी पूछ सकता है कि जो दो चार्जेस आपके डिवाइड हुए उनकी रेशो क्या है, तो उनकी रेशो क्या आ जाएगी, 1:1। यानी कि कॉन्सेप्ट वही होगा, जो चीज पूछी जाएगी मैथमेटिकली वो कुछ और आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर समझते हैं। अ पार्टिकल ऑफ द मास m कैरिंग द चार्ज प्लस q1, एक बॉडी है जिसका चार्ज प्लस q1 का है, मास m1 का है, इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स चार्ज माइनस ऑफ q2 इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट अगर आप रिलेट कर पाओ तो +1 में 2-3 जगहों में पूछा जाता है। ये ग्रेविटेशन में भी पूछा जाता है, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर भी पूछा जाता है, जिसके अंदर टीचर आपको बोलता है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर लगाने का टाइम क्या होगा। सो इसको किस तरीके से हम समझते हैं, सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर हमको एक सर्कल नजर आ रहा है, इस सर्कल के अंदर +q1 का चार्ज चक्कर लगा रहा है। इस सर्कल के सेंटर पे -q2 का चार्ज है और इस सर्कल का रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर। सो हमारे पास यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नजर आ रही है। So what is the concept? The unbalanced electric force acts as the centripetal force. अब इसको थोड़ा दिमाग में लेके आते हैं। जिन बच्चों ने
ध्यान से फिजिक्स पढ़ी हुई है उनको तो ये बात समझ में आती है। वो बच्चे जो कि किसी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाए उनको हम न्यूटन का पहला लॉ समझाते हैं। न्यूटन का पहला लॉ बोलता है कि जब फोर्सेस बैलेंस होती हैं तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है और स्पीड भी चेंज नहीं करती है। तो इसका दूसरा मतलब क्या निकला कि अगर फोर्सेस अनबैलेंस होंगी तो उस पर्टिकुलर केस में वो बॉडी कर्व्ड पाथ ले सकती है। तो सर्कुलर मोशन कैसा है? कर्व्ड पाथ है, यानी कि इसमें जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो गया, तो इसका मतलब इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स लग रही है। फिर एक चीज और समझाई जाती है सर्कुलर मोशन के अंदर कि अगर मैं सर्कुलर मोशन चाहता हूं तो इसके लिए पहली चीज ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगनी चाहिए। नंबर 2, ये अनबैलेंस फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर चली जाती है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करनी शुरू कर देती है। और इसी अनबैलेंस्ड फोर्स को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक अनबैलेंस्ड फोर्स है और यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी। तो इसको हम थोड़ा सा +1 में लेके जाएं। ग्रेविटी के केस में ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के ऊपर लगती है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है। अगर आप किसी पत्थर के साथ रस्सी लगा देते हैं और वो पत्थर गोल घूम रहा है तो रस्सी की टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, सिस्टम की कोई अनबैलेंस फोर्स जो सेंटर की तरफ को आ रही है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। इस वजह से हम आगे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वेयर। अगेन मिसकॉन्सेप्शन, बच्चे को लगता है कि mr ओमेगा स्क्वेयर सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला है। ये मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में बैठा दी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली हमारे पास एक अनबैलेंस फोर्स है जो कि सर्कुलर मोशन करवा रही है और हर फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास r ओमेगा स्क्वेयर, ये हमारे पास है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैं बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ लिख रहा हूँ। मैं न्यूटन का यहाँ पर कौन सा लॉ लिख रहा हूँ? सेकंड लॉ लिख रहा हूँ। और ये लॉ हमारे पास क्या होता है? ये लॉ हमारे पास होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। बेसिकली मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लिख रहा हूँ। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वेयर के बराबर होती है इन दी सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वन, इसी वजह से हमारे पास अब ओमेगा स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा? तो हमारे पास यहाँ पर ओमेगा स्क्वेयर आ गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr³। फिर हम दोनों साइड्स का रूट ले लेंगे। ओमेगा की वैल्यू आएगी √Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr³। फिर हम ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई/t, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। 2 पाई/t इसका फॉर्मूलेशन रहता है। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जिसे मुझे निकालना है, इक्वल टू √Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr³। अब हम इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 4 πr अंडर रूट ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट mr अपॉन Q1 Q2। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A एंड B रिपेल ईच अदर। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, चार्ज भी इक्वल है तो Q और Q मान लेते हैं हम, विद द फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। यानी कि ये दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं और ये रिपल्सिव फोर्स है 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। अनदर आइडेंटिकल
uncharged sphere C is touched to the charge A, then touch to the charge B and then leave the system। यानी कि पहले किसको टच किया, A को टच किया, फिर किसको टच किया, B को टच किया, देन क्या हुआ, निकल गया, फुर्र हो गया, बाहर निकल गया सिस्टम से। व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी नाउ। अब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए एंड बी कैरीज द चार्ज क्यू ईच। तो ए और बी का चार्ज कितना हो गया, मान लीजिए क्यू हो गया, तो इनके बीच की फोर्स क्या होगी, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। और इस फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है, 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। इफ अनचार्ज्ड बॉडी सी टचेस द बॉडी ए, अगर मेरे पास कोई अनचार्ज्ड बॉडी है सी, वो ए को टच करेगी तो क्या होगा, ऐसा करने से जो चार्जेस हैं वो शेयर होते हैं और हमारे पास दोनों बॉडीज का जो फाइनल चार्ज होगा वो सेम होगा, फाइनल नॉट इनिशियल। और ये फाइनल चार्ज कैसे निकलेगा, जो इनिशियल चार्जेस हैं दोनों बॉडीज के जो टच कर रही हैं इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। लेकिन अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसके साइन को इग्नोर मत करना, वो नेगेटिव ही रहेगा। इस वजह से जब हम C को A से टच करते हैं तो अब A का चार्ज क्या बन जाएगा, Q प्लस 0/2। 0 क्यों, क्योंकि जो हमारे पास C बॉडी है वो अनचार्ज है, उस पर 0 का चार्ज है, एंड QC विल बी इक्वल टू Q प्लस 0/2। तो अब जो बॉडी पहले अनचार्ज थी उसके ऊपर भी चार्ज आ गया, यहाँ पर Q चार्ज A का है, 0 चार्ज C का है। So the C gets the charge of Q/2। तो अब C के ऊपर चार्ज आ गया किसका, Q/2 का। Now if C touches the body B, अब जो C बॉडी है वो अब किसको टच कर रही है, B को टच कर रही है। Then after separation, अब जैसे ही वो B को टच करेगी, B पे कितने का चार्ज है, हमारे पास Q का चार्ज है। हमारे पास यहाँ पर B के ऊपर Q का चार्ज है, C पे कितने का चार्ज आ गया, Q/2, तो प्लस Q/2, साइन को इग्नोर नहीं करना, एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा करने से B पे नया चार्ज कितना आ गया, 3Q/4। C पे नया चार्ज कितना आ गया, 3Q/4। अब ये C क्या हो गया, फुर्र हो गया, बाहर निकल गया। और इसकी वजह से अब जो पुराने चार्जेस हैं A और B, इनके बीच की फोर्स होगी चेंज। कैसे चेंज होगी, ये नई फोर्स आ जाएगी 1/4πε0 Q/2 3Q/4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज होगी। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके, इसको सॉल्व करके रिजल्ट क्या आ जाता है, 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/4πε0 Q² अपॉन R²। ये ब्रैकेट वाली टर्म याद करो किसकी टर्म है, ये पहली इक्वेशन है, इनिशियल फोर्स है A और B के बीच की। तो हम इस ब्रैकेट वाली टर्म को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, F के साथ। F किसके बराबर है, F हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन गिवन है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, नई फोर्स क्या होगी, 3/4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये हमारे पास नई फोर्स आ गई। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस कंसिडर 2 balls ऑफ द masses m1 एंड m2। मेरे पास 2 बॉल्स हैं जिनके मासेस हैं m1 और m2, हैविंग द चार्जेस q1 एंड q2। चार्जेस भी अलग हैं q1 और q2। दीज चार्जेस आर सस्पेंडेड, इनको हवा में लटका दिया गया, विद द हेल्प ऑफ द 2 स्ट्रिंग। मतलब दोनों चार्जेस के लिए अपनी अपनी रस्सी है, विद द सेम पॉइंट। मतलब इन दोनों रस्सियों का एक सिरा एक ही पॉइंट पर जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरों पे 2 चार्जेस हैं जिनकी नेचर सेम है। तो आप अगर देखें तो ये हमारे पास इंग्लिश का लेटर V बन रहा है उल्टे फॉर्म के अंदर। मतलब V आपको पता है कैसे होता है, अब आप V को उल्टा कर दें
उसको 180 डिग्री से अगर आप रिवर्स, पूरा का पूरा रिवर्स अगर आप कर देते हैं तो आपको क्या नज़र आएगी, फॉलोइंग शेप नज़र आएगी। तो आपको कैसी शेप नज़र आएगी, कुछ इस तरह की शेप नज़र आएगी। सो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ रही है, मेरे पास एक चार्ज है Q1, मेरे पास यहाँ पर चार्ज है Q2, इनको किसी रस्सी के साथ हमने लटकाया हुआ है और इन बॉडीज़ का वेट है M1 और दूसरे का है M2। तो इस वजह से जो ग्रेविटी की वजह से जो हम वेट मेज़र करेंगे वो आ जाएगा M1G और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, M2G। रस्सियों के अंदर टेंशन भी डेवलप हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये वर्टिकल के साथ हमारे पास एंगल कितना बनाएगी, θ1 और दूसरा θ2। तो अब सबसे पहले हम इन दोनों मासेस पे लगने वाली फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं M1 मास को देखता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, Fe जिसको हम बोल रहे हैं। इसका वेट हमारे पास नीचे की तरफ को लग रहा है M1G। मैं बात कर रहा हूँ M1 मास की। और तीसरा यहाँ पे रस्सी के अंदर डेवलप हो रही है टेंशन T1। तो हमारे पास जो T1 टेंशन है इसके हमारे पास क्या बन रहे हैं, दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास ऊपर क्या बन रहा है, T1 cos ऑफ थीटा, ये वाला। हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन रहा है, T1 sin θ1, ये वाला। T1 sin θ1 आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंट्रोल कर लेगा। आपके पास जो वर्टिकल टेंशन का कंपोनेंट है T1 cos थीटा, वो किसको कंट्रोल कर लेगा, आपके पास M1G को। तो मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, या फिर बोला जाए तो इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमको डिस्कस करनी है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड बॉल इक्विलिब्रियम, मैंने आपको डायग्राम में ये बता ही दिया है कि T1 sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम होना है तो एक्स डायरेक्शन की सारी फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। तो ये दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। एंड सेकेंड इक्वेशन T1 cos θ1 इज इक्वल टू M1G। तो हमारे पास ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, Fy इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है वर्टिकल डायरेक्शन में तो यहाँ की फोर्सेस का सम भी जीरो होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम बता रही है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास मुझे वर्टिकल इक्विलिब्रियम के बारे में समझा रही है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाती है, फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2। अगर मैं 1 और 2 इक्वेशन को देखूं और इनको आपस में डिवाइड करता हूं तो मेरे पास टेंजेंट ऑफ θ1 किसके बराबर आ रहा है, Fe डिवाइडेड बाई M1G। ये मेरे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। सिंपल, डिवाइड करना है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट होता है। Fe ऊपर आ गया, M1G नीचे आ गया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट थीटा, राइट हैंड साइड में Fe डिवाइडेड बाई M1G। सिमिलरली फॉर द बॉल ऑफ राइट हैंड साइड, यानी कि जो राइट हैंड साइड की बॉल है उस पर भी तो यही चीज़ लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, वेट लग रहा है, वेट अलग लग रहा है, टेंशन भी अलग लग रही है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम लगेगी। ये पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। कई बच्चे इस पॉइंट के अंदर फंसेंगे भी, क्वेश्चन गलत भी करेंगे ये मान के कि एक चार्ज बड़ा है तो उस पर छोटी फोर्स लगेगी, एक चार्ज छोटा है तो उस पर बड़ी फोर्स लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, चार्जेस का जो भी आपके पास मैग्नीट्यूड हो, दोनों पे फोर्स एक जैसी लगती है, एक जैसी नेचर की लगती है। सो दूसरे बॉल के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ θ2 इज इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाई M2G। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरे पास, 4 आ गई। अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अगर मैं इनको आपस में इक्वेट करता हूं तो मेरे पास कॉमन टर्म आपको क्या नजर आ रही है, Fe को हम यहाँ पर अगर रिप्लेस कर देते हैं, हाँ G भी हमारे पास कॉमन टर्म आ रही है, और Fe और G को अगर हम आपस में इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन क्या आ गई,
m1 टेंजेंट ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू m2 टेंजेंट ऑफ थीटा 2। देखने में तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, पर इसका एक मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो भी एंगल स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ बनाएगी वो इनवर्सली डिपेंड करेगा आपके मास के ऊपर। यानी कि जितना बड़ा मास होगा आपका वर्टिकल के साथ एंगल उतना छोटा होगा, और जितना आपके पास छोटा मास होगा वर्टिकल के साथ आपका एंगल उतना बड़ा होगा। ये इक्वेशन नंबर 5 समझा रही है। और इसको आगे रीअरेंज किया तो मेरे पास क्या आ गया, m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा 1। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई 6। यहाँ से उस इनवर्स रिलेशन के बारे में पता लगता है कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा। ये याद रखने वाली चीज है। तो इसकी बेसिस पे मेरे पास अब 3 केसेस आ जाएंगे। क्या? अगर मेरे पास मासेस सेम हो गए, चार्जेस अलग हों, फर्क कोई नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मासेस सेम हो जाएंगे तो थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2, यानी कि वर्टिकल के साथ एंगल सेम बनेगा। टीचर तुम्हें फंसाएगा, टीचर तुम्हें जानबूझ के ये क्वेश्चन देगा कि Q1 और Q2 अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, बताओ कौन सा एंगल बड़ा कौन सा छोटा। एंगल तब तक सेम रहेगा जब तक मास सेम है। सारी चीज मास पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट वन, इफ m1 इज लेस देन m2, तो जितना मास आपका छोटा होगा एंगल उतना बड़ा होगा। तो हमारे पास क्योंकि m1 छोटा है तो m1 वाली जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ बड़ा एंगल बनाएगी, और जिसका मास बड़ा है वो वर्टिकल के साथ छोटा एंगल बनाएगी। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट मुझे बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर मैं थर्ड पॉइंट को देखता हूं तो मेरे पास है m1 ग्रेटर देन m2। अब m1 बड़ा हो गया तो थीटा 1 छोटा हो जाएगा, m2 छोटा हो गया तो उसका एंगल अब वर्टिकल के साथ बढ़ जाएगा। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इन तीनों की तीनों केसेस को दिमाग में रखना। हर एग्जाम से पहले आप जब रिवीजन करें तो इन 3 केसेस पे सोच के जाना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एट द सेपरेशन आर इज एफ। तो 2 चार्जेस हैं, आर डिस्टेंस पे रख दिया, फोर्स एफ है। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस। अब इन दोनों चार्जेस को रिप्लेस नहीं किया, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। अब नई फोर्स निकालनी है। इफ द हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द मीडियम विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। क्या हो गया, मेरे पास Q और दूसरा चार्ज है मेरे पास Q। Q1 Q2 भी मान सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर से चार्जेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है हमने जो इनके बीच के डिस्टेंस है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक में अभी भी एयर है और दूसरे के अंदर कोई मीडियम आ गया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 के बराबर है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, पहले मेंटली प्रिपेयर होते हैं। 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। क्या फोर्स होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। ये पहली चीज आ गई। अब क्या किया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R, इसके अंदर से आधा यानी R/2 हमने किसी मीडियम से भर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, और बाकी आधे का उसमें नॉर्मली पहले की तरह ही एयर है। तो पहली फोर्स अगर F है तो अब नई फोर्स क्या होगी, चलो कैलकुलेट करते हैं। मैंने कल भी लेक्चर में आपको ये चीज़ समझाई थी। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, एक स्पेशल मेथड है। ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो सकता है, बाकी इसको सॉल्व करने का कोई और मेथड नहीं है। सो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, इनिशियली इट इज गिवन दैट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस एट अ डिस्टेंस r इज F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर। ये आ गई पहली इक्वेशन। इफ हाफ ऑफ द स्पेस इज फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक, अगर मेरे पास इसकी आधी स्पेस को मैं किसी डायलेक्ट्रिक से फिल कर देता हूँ और बाकी आधी में अभी भी क्या है, एयर है। एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1।
और जो दूसरा मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोल रहा है, ये 4। तो आगे चलते हैं। सो देयरफॉर द न्यू फोर्स इज q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट शुरू अंडर रूट ऑफ के एयर। ये मैंने कल भी समझाया था, रूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे आएगा, डिस्टेंस पे नहीं। मल्टीप्लाइड बाई r/2, क्योंकि ये एयर r/2 डिस्टेंस तक फैली हुई है तो मल्टीप्लाइड बाई r/2 प्लस, क्योंकि अब नेक्स्ट मीडियम स्टार्ट हो गया है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सो प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ के एम, और ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियम आ गया, मल्टीप्लाइड बाई r/2, क्योंकि ये मीडियम भी r/2 डिस्टेंस तक फैला हुआ है, और ब्रैकेट क्लोज करके इसकी पावर 2 कर देंगे। ध्यान रखना इसमें जो गलती होगी वो अंडर रूट के ऊपर होगी, बाकी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। आपको सिर्फ चेक करते जाना है कौन सा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मीडियम की विड्थ कितनी है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जानी है, आंसर आ जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास नई फोर्स क्या आ जाएगी, इट इज़ q स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r/2, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 हो जाता है, अंडर प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई r/2 का होल स्क्वेयर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है हमारे पास, 4 है, तो अंडर रूट ऑफ 4। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा द न्यू फोर्स इज इक्वल टू q स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनके बीच की फोर्स। ये 2 का स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वेयर डिनोमिनेटर में रह जाएगा तो 9 आ जाएगा। जो आगे टर्म आ रही है वो टर्म हमारे पास क्या है, पुरानी फोर्स। तो हमारे पास इस वजह से नई फोर्स क्या आ जाएगी, इट इज 4 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स ऑफ द ओल्ड फोर्स। तो ये हमारे पास स्पेशल न्यूमेरिकल है और इसको करने का तरीका भी हमारे पास स्पेशल है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल चार्जेस, दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट थ्रू द स्ट्रिंग ऑफ द इक्वल लेंथ। मतलब मेरे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, इनको अगेन सस्पेंड किया गया है फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, और जो स्ट्रिंग है उनकी लेंथ भी इक्वल है। द स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल। जो स्ट्रिंग है, इंडिविजुअल स्ट्रिंग है, वो हमारे पास है वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रही है। व्हेन दिस सेटअप इज पुट इनसाइड द लिक्विड, अगर हम इस सेटअप को किसी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं विद द डेंसिटी ऑफ सिग्मा एल kg पर मीटर क्यूब, द अबव मेंशन्ड एंगल, स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल रिमेन्स सेम। मतलब कि वो एंगल चेंज नहीं हुआ, जबकि मैंने उसको किस में डाल दिया, किसी मीडियम के अंदर डाल दिया। अब मीडियम में डालने से, लिक्विड में डालने से तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करेगा, तो कायदे से इन चार्जेस को पास आ जाना चाहिए था क्योंकि फोर्स डिक्रीज हो गई है। लेकिन साथ ही साथ ये मीडियम बायोंड फोर्स भी लगाता है, तो ये बाइंड फोर्स इन चार्जेस को कहाँ पर लेके जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ। तो शायद से कुछ ऐसा हो रहा है कि जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो रही है, शायद से बायोंड फोर्स उतनी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है, उसके अंदर इंक्रीमेंट लेके आ रहा है, ताकि एंगल के अंदर कोई चेंज ना आए। और हमको यही बताना है कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट लिक्विड। अगर ऐसा हो रहा है तो इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, आगे देखते हैं। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द चार्ज मटेरियल इज रो सी kg पर मीटर क्यूब। मतलब जो आपके पास चार्जेस हैं, उन चार्जेस का जो मटेरियल है जिससे वो बने हुए हैं, उनकी डेंसिटी क्या बोल रहा है ये, रो सी kg पर मीटर क्यूब।
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके डायग्राम को समझते हैं, और ये डायग्राम अब जनरल डायग्राम माना जाएगा। आज के बाद ऐसी जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जितनी फोर्सेस मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी फोर्सेस आपको बनानी पड़ेंगी। सो ये हमारे पास एयर की कंडीशन है। इन एयर हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये एक चार्ज आ गया, ये दूसरा चार्ज आ गया, और हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इज इक्वल टू एफ ई। याद करिए थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही न्यूमेरिकल किया था, सेम ऐसी इक्वेशन बनी थी, तो ये इक्वेशन आ गई 1। सेकेंड, टी कॉस ऑफ थीटा जो कि वर्टिकल है, जो कि टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, इज इक्वल टू एम जी। मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन में ऐसी जो फोर्सेस थी उनको रिजॉल्व करके बताया था, तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही चलेगा क्वेश्चन। जो फोर्सेस हैं उनकी कॉम्पोजिशन वैसी की वैसी चलेगी। सो डिवाइडिंग 1 विद दी 2, तो 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। जो टॉपर बच्चा है वो इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिखता है, ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि टॉपर बच्चा सीधा ही क्या लिखेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, जहाँ पर एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एम जी क्या है, उस पर्टिकुलर चार्ज का वेट जो कि ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट वन, सो हमने 3 इक्वेशंस डेवलप कर दी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन दी मीडियम, यानी कि हमारे पास मीडियम के अंदर आपके पास क्या हो रहा है। तो हमारे पास इस मीडियम के अंदर अगर हम देखें तो इन दी मीडियम अब हम अगर चार्जेस को प्लेस कर रहे हैं तो इन चार्जेस के बीच की कौन कौन सी फोर्सेस के अंदर फर्क आया। तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास मीडियम है इसका के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, एफ के हो जाएगी। फिर हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर कि रस्सियों के बीच की टेंशन आपके पास क्या होगी, टी डैश होगी। इसकी वजह से अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी डैश साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, टी डैश कॉस ऑफ थीटा। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चेंज देखा और साथ ही साथ हमने टेंशन के अंदर भी चेंज देखा। एक चीज और चेंज हुई, हमारे पास अब इस मास के ऊपर लिक्विड की वजह से बाउंड फोर्स लगनी स्टार्ट हुई। तो बाउंड फोर्स +1 का कॉन्सेप्ट है। बाउंड फोर्स क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो कि आपके पास सिग्मा एल है, इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास बाउंड फोर्स का फॉर्मूला रहता है। यहाँ पर v क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द चार्ज्ड बॉडी, वो चार्ज बॉडी जो कि इस वक्त लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है। नाउ नेक्स्ट वन, इन द मीडियम, हमारे पास मीडियम के अंदर क्या चीज हो रही है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंजेस, एफ से क्या होगी आपके पास, एफ बाई के होगी। द बाउंड फोर्स कम्स इन टू पिक्चर, मैंने डिस्कस करवा दिया। अब क्या होगा, ऐसा करने से हमारे पास अब चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या आ गया, टी डैश साइन थीटा अब किसके बराबर हो जाएगी, एफ डिवाइड बाई के, क्योंकि फोर्स के टाइम्स डिक्रीज हो गई है। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। एंड टी डैश कॉस ऑफ थीटा प्लस बाउंड फोर्स, क्योंकि बाउंड फोर्स और टी डैश कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड लग रहे हैं, इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि एम जी डाउनवर्ड लग रहा है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 5। सो अब हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को आपस में कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास टी डैश साइन थीटा और दूसरी तरफ टी डैश कॉस थीटा रह जाए। तो ऐसा करेंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एफ अपॉन के, एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, एम जी माइनस ऑफ बाउंड फोर्स वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मेरे पास क्या आ गई, 6 इक्वेशन आ गई। नाउ टेंजेंट थीटा। सो अब हम टेंजेंट थीटा को
फर्दर कुछ आगे चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एफ अपॉन के। अब हम mg को भी चेंज कर देते हैं। ये m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एंड द मास ऑफ द बॉडी आपके पास क्या आ जाती है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू द डेंसिटी ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी किसकी है, चार्ज बॉडी की है। तो ये मेरे पास आ जाएगा m v रो c इंटू जी माइनस बाउंड फोर्स वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि पूरा का पूरा मीडियम के अंदर है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरे पास, 7th आ गई। सिंस द एंगल विद द वर्टिकल इज सेम, क्योंकि ये एंगल टेंजेंट थीटा सेम था जो पहले कैलकुलेट किया था एफ अपॉन एम जी, और जो अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये दोनों के दोनों सेम है। और इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं कंपेयर करूँगा इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 7, याद रखना 3rd and 7, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम जी एंड एफ अपॉन के ब्रैकेट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें चार्जेस को डाला गया इनटू जी। तो हमारे पास एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा। फर्दर अगर आगे की तरफ हम चलते हैं तो अब हमारे पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रहा के, तो मैं के को सामने ऊपर की तरफ को ले जाता हूँ, जहाँ पर पहले फोर्स थी अब नहीं है क्योंकि कैंसिल हो गई है। तो एम जी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, के इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द चार्ज बॉडी माइनस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो अब जी से जी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास अब के की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नाउ के इज इक्वल टू मास, और अब डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकल जाएगा, v। तो v बाहर निकल गया, ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ चार्ज बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो नेक्स्ट वन, अब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मास हमारे पास किसके बराबर होता है, ऊपर मैं लिख चुका हूँ कि मास हमारे पास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैं मास को रिप्लेस कर सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास अब के की वैल्यू क्या आ गई, द के इज गिवन बाई, द के इज गिवन बाई डेंसिटी ऑफ द चार्ज्ड बॉडी, नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट शुरू डेंसिटी ऑफ द चार्ज बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट है जेई और नीट के लिए। अब आपको इतना लंबा चौड़ा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने ये चेक करना है कि टीचर वो सारे के सारे कंडीशन वही बोल रहा है जिसके बारे में मुझे पता है कि इस सिस्टम को जब हम लिक्विड के अंदर लेके जाते हैं सस्पेंडेड चार्जेस को, तो वर्टिकल के साथ एंगल चेंज नहीं होता। तो टीचर की जब इतनी बात आप सुनोगे तो आपको अब पूरा का पूरा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा शॉर्टकट लगाओगे कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डेंसिटी ऑफ द चार्ज्ड बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द चार्ज माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो इसकी बेसिस पे अब हम एक क्वेश्चन समझते हैं। फॉर एग्जांपल इस शॉर्टकट को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर टीचर बोल देता है कि किसी बॉडी की डेंसिटी 1600 kg पर मीटर क्यूब है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें उन चार्जेस को डाला गया वो 800 kg पर मीटर क्यूब है, मतलब ये वही है, पहले एयर में रखा एंगल थीटा बना, मीडियम के अंदर रखा एंगल दोबारा थीटा बन रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, टीचर यही क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ चार्ज बॉडी आ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गया, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 1600 माइनस ऑफ 800। मैंने सीधी सीधी वैल्यू डाल दी है इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला यहाँ पर है। सो इसको फर्दर अगर हम यूज करते हैं तो 1600 अपॉन 800 आ जाएगा एंड द फाइनल रिजल्ट इज 2, सो देयरफॉर द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, और ये क्वेश्चन जिसका डाटा अभी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो
तो प्लीज़ आप और भी क्वेश्चन को डिस्कस करिए, और भी क्वेश्चंस को आप लगाने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी पढ़िए, जो भी रेलेवेंट बुक्स हैं एचसीवी, इरिडोव, इनको आप सॉल्व करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो फिलहाल आप इसको स्टडी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।